जैन टॉक्स के 160th टॉक सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अगरतला त्रिपुरा से विद्वान पंडित डॉक्टर उत्तम सिंह जी जुड़े हैं और आज फिर जैन टॉक्स पे एक बहुत ही रोचक ऐसी इंफॉर्मेटिव टॉक सेशन होने वाली है। विषय है एंशिएंट स्क्रिप्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। वर्षों से इस विषय के ऊपर कार्य करने वाले बहुत ही अनुभवी वक्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर उत्तम सिंह जी का। आज की इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। डॉक्टर उत्तम सिंह जी ने लखनऊ से शास्त्री आचार्य गोल्ड मेडल के साथ शिक्षा शास्त्री एवं पीएचडी करी है। उन्होंने अहमदाबाद स्थित शारदाबेन चिमनभाई शैक्षणिक शोध संस्थान, संप्रति श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, गांधीनगर जैसी रेप्यूटेड संस्थाओं में पांडुलिपि एवं पुरालिपि, शास्त्र अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, संपादन, प्रकाशन, अनुवाद, प्रूफ सुधार आदि कार्यों को अपने हाथ लिया और निष्ठा से उसे संपन्न किया। वर्तमान में वे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एकलव्य कैंपस अगरतला त्रिपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सैकड़ों पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन कार्यशालाओं के माध्यम से ब्राह्मी, शारदा ग्रंथ एवं प्राचीन देवनागरी लिपियों के प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन, अध्ययन अध्यापन को लक्ष्य में रख के निरंतर अपनी ऊर्जा को इस दिशा में केंद्रित रखा है। He has knowledge of various scripts such as Brahmi, Sharda, Granth, Old Nagari, Jain Nagari, Newari, Bengali, Gujarati, etc. He knows several languages such as Sanskrit, Prakrit, Pali, Hindi, Gujarati, Bengali. So I'm very happy to invite such scholar on our Jain Talks platform. और मैं अब उनसे विनती करता हूं कि आज के इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्कार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। नमः शिवाय सभापतिभ्यश्च। आज इस व्याख्यानमाला में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से नीलेश शाह जी का। दरअसल मैं इस आपके इस जो है कार्यक्रम के साथ में काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और ज्यादातर व्याख्यान में जो है एवरी सैटरडे संडे जब आपके व्याख्यान होते हैं मैं सुनता हूँ। तो आप जो है सही में एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो विषय लिया है हमारी प्राचीन लिपियां और पांडुलिपियां, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, क्योंकि भारत जो है भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो बड़ी ही सुदीर्घ और सुविशाल परंपरा है। और हमारे जो ऋषि महर्षि आचार्य हुए हैं, उन आचार्य भगवंतों ने बड़ा मेहनत करके श्रम पूर्वक जो है अपने ज्ञान को उन शास्त्रों में, उन पांडुलिपियों में लिख करके लिपियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने, हमारे दादा परदादाओं ने इस चीज को सुरक्षित रखा और सुरक्षित रख करके हम तक पहुंचाया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको प्रकाश में लाएं। हो सकता है बीच में इस कारण से अभी तक ग्रंथों को प्रकाश में लाने की बहुत आवश्यकता है और आज स्थिति ये हो गई है
कि उनको जानने वाले, उन लिपियों को जानने वाले विद्वान भी कम रह गए हैं। और उन पांडुलिपियों को जो है पढ़ पाना भी जो है मुश्किल हो रहा है, काफी पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी। बहुत सारे जो है हमारे देश के जो ग्रंथ भंडार हैं, उन भंडारों में बड़े सुरक्षित रूप से जो है उन पांडुलिपियों को रखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उनका सबका प्रकाशन नहीं हो पाया है। और उसमें जो है भारत की जो प्राचीन विरासत, जो ज्ञान परंपरा है, उन पांडुलिपियों में विद्यमान है। वहाँ ज्योतिष है, वहाँ व्याकरण है, वहाँ छंद शास्त्र है, वहाँ आयुर्वेद है, वहाँ रसायन शास्त्र है, और वहाँ पे जो है खगोल शास्त्र है। तो आपका जो है सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं, जो संपूर्ण जो है उस गणना को वहाँ जो है वहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को प्रकाश में लाने की महती आवश्यकता है। आपने जो आज इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है, इससे अवश्य ही कुछ विद्वान जो हैं प्रेरित होंगे और वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए ये वाकई अभिनंदनीय, वंदनीय कार्य है। तो मैं यहाँ आप लोगों को जो प्रारंभ में थोड़ा सा, लिपि और पांडुलिपि तो हमारा विषय है ही, लेकिन लिपि और पांडुलिपि तक पहुंचने से पहले की जो परंपरा थी, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी, तो ये इससे पहले की जो हमारी जो परंपरा थी वो श्रुत परंपरा, एक प्रकार से कह सकते हैं जो वैदिक युग जो था, वैदिक काल, उस समय तो जो है ग्रंथ लेखन का विधान नहीं था। हजारों वर्षों तक ग्रंथों को जो है श्रुत परंपरा के द्वारा जीवित रखा गया। यानी कि गुरुकुलों में जो है आचार्य भगवान अपने शिष्यों को उन शास्त्रों को रटाते थे, और शिष्य जो हैं फिर अपने शिष्यों को उन शास्त्रों को रटाते थे, और डेली प्रतिदिन उनका वाचन होता था शास्त्रों का। इस प्रकार से वो जो है श्रुत परंपरा हजारों वर्षों तक रही, और जो निर्विघ्न चली, उसमें कोई जो है त्रुटियां भी नहीं थी, पाठों के दोष भी नहीं थे, क्योंकि वो इतनी आवृत्तियां जो है गुरुकुलों में जो की और सिस्टमेटिक तरीके से की जाती थी कि वहां जो है पाठ भेद भी नहीं हुए। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है और मेमोरी का जब लॉस होता है, क्योंकि देश काल परिस्थितियां बदलती हैं, जो बदलते बदलते और जो है एज भी जो है एक फैक्टर था, एज भी जो है मनुष्य की कम होने लगी। तो फिर जो है हमारे ऋषियों महर्षियों ने इन शास्त्रों के लेखन का जो है प्लान बनाया कि इन शास्त्रों को लिखा जाए। नहीं, क्योंकि कुछ विद्वान जो हैं उन्होंने शास्त्रों को रटा तो सही, लेकिन अपने शिष्यों को वो जो है रटा नहीं पाए उन शास्त्रों को, उनको, और वो विद्वान जो है समय से पहले ही काल कवलित हो गए, तो उनके साथ वो शास्त्र भी चले गए। ऐसी कुछ समस्याएं रही, तो उन समस्याओं के निदान के लिए जो है हमारे आचार्यों ने ये लिपियों का विकास किया कि अब इन शास्त्रों को लिखा जाए। अब ये जो हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, लिखे हुए जो साक्ष्य मिलते हैं, वो फिलहाल ईसा पूर्व 3री या 2री शताब्दी तक के अशोक कालीन जो हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, वो हमारे पास प्रथम साक्ष्य है, जो हैं लिखे हुए बड़े जो लेख के साक्ष्य। लिपि के साक्ष्य इससे पहले के भी, लिपि हमारे पास इससे पहले भी जो है सिंधु कालीन जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु कालीन सभ्यता के जो खुदाई में कई जगह हमें लिपियों के कुछ संकेत मिले, कुछ अक्षर, कुछ आकृतियां मिली। वो तो खैर सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ा अभिलेख नहीं मिला। कुछ जो कुछ पॉट हैं या फिर कुछ सील हैं, कुछ सिक्के हैं, उन सब पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, 4-5 अक्षर जो हैं वो जो हैं मिलते हैं, और कुछ मीन मछली की आकृति जैसा कुछ चिन्ह मिलता है, प्लस के जैसा चिन्ह मिलता है, या फिर बुल के जैसा जो है एक चित्र मिलता है। तो वो जो है प्राचीनतम हमारे यहाँ लिपि के जो है साक्ष्य हैं, लेकिन उनको अभी तक 100%
पढ़ा नहीं जा सका है कि वो हकीकत में है क्या। विद्वानों का मानना है कि वो शायद ब्राह्मी लिपि का ही जो है प्राचीनतम स्वरूप, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे प्राचीन लिपि जो है ब्राह्मी लिपि को माना गया है। और शायद वो ब्राह्मी के जो हैं अभी जो अशोक कालीन जो ब्राह्मी मिल रही है वो तो अक्षर बड़े ही सुस्पष्ट अक्षर है। तो उससे पहले का जो है उसका स्वरूप शायद हो सकता है कि वो हो। इस पर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। विद्वान लोग अभी कर भी रहे हैं, लेकिन वो जो है अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली। तो हम जो है अशोक कालीन ब्राह्मी तक इस प्रकार से जो पहुंचते हैं। अब अशोक कालीन ब्राह्मी में भी जो शिलालेख हैं, वहां पे ब्राह्मी शब्द का कहीं नामोल्लेख नहीं है। वहां अशोक के शिलालेखों में जो है उसको धम्मलिपि कहा गया। गिरनार के शिलालेख में अशोक स्पष्ट लिखा है, इयम धम्मलिपि देवानाम पियेन पियदंसिना राया लेखा पिता, और इदना कंची जीवम आरभिपेत। यहाँ पे ये लिपि देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखी है। और वहां भी जो है, और यहाँ पर किसी प्रकार का जो है अब मेलों का आयोजन ना हो, और जो है एक प्रकार से वो अहिंसा के लिए है, वहां जीव हिंसा का वहां मना किया। तो अब इससे हमें एक बात ये भी पता चल रही है कि अशोक जो है अहिंसा को वहां जो है विशेष आश्रय दे रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में और जो है जीवों की हिंसा ना की जाए, मेलों का आयोजन ना किया जाए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे जो है पशुओं का वध होता है, बलि होती है और उससे हिंसा होती है। जो पशुओं के बीच की जो प्रतियोगिताएं कराते हैं उससे भी हिंसा होती है। तो उस सब के लिए वो मेलों के आयोजन पर वहां प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस प्रकार से वहां जो है उन्होंने धम्म लिपि उसको नाम लिया है। तो अब प्रश्न आता है कि भाई फिर ये ब्राह्मी लिपि नाम कहां से आया। तो हमारे सबसे पहले हमें जो ब्राह्मी लिपि जो है नाम मिलता है, हमारे 2-3 शास्त्र हैं। एक तो ललित विस्तर है, बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तर में 64 लिपियों का नाम उल्लेख है, और उन 64 लिपियों में पहला नाम ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्टी है। उसके अलावा जो है उसके बाद फिर और जो है कुछ प्रांतीय लिपियों के जो है पुष्कर आनंदी और जो है शंख लिपि और अन्य अन्य जो है लिपियों के नाम उल्लेख वहां हुए हैं। अशोक के शिला तो ये जो है एक ब्राह्मी नामोल्लेख वहां पहले पहले नाम नंबर पे मिल रहा है। उसके अलावा हमारे जो जैन ग्रंथ हैं, पन्नवणा सूत्र है और जो है सम्मायांग सूत्र है, वहां पे भी 18 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है, और उनमें भी ब्राह्मी खरोष्टी पहले दूसरे नाम पे है ब्राह्मी। तो इसके आधार पर हमारे जो प्राचीन जो आचार्य हैं जिन्होंने इन लिपियों का के वाचन का कार्य किया, जैसे कि सर जॉन प्रिंसिप जो हैं जिन्होंने पहली बार इन ब्राह्मी के शिलालेखों को पढ़ा, तो प्रिंसिप भी यही कहता है कि भाई ये शायद यही ब्राह्मी लिपि है। जब उनको शिलालेख मिले उनको लगभग 10-12 साल लगा उन शिलालेखों के अक्षरों को, ब्राह्मी के अक्षरों को पहचानने में। नहीं तो हमारा भारत में जो है ब्राह्मी लिपि को भूल चुके थे लोग। 14वीं शताब्दी में ही जो है फिरोज शाह तुगलक के समय पे और जो है अकबर बादशाह के समय पे भी जो है ब्राह्मी लिपि को पहचानने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है दिल्ली टोपरा का जो शिलालेख है उसे पढ़ने के लिए विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा ये क्या लिखा है। तो वो उसको सही सही नहीं पढ़ पाए थे। उन्होंने बस गोल गोल जवाब उस समय दिया कि भाई आपके पूर्वजों की प्रशस्ति, क्योंकि उस समय यही जो है समय ऐसा था, तो उन्होंने उसी हिसाब से जवाब दिया। हो सकता है पढ़ पा भी रहे हों तो भी उन्होंने जो है उसको नहीं डिकोड किया हो, क्योंकि समझ रहे कि उसको नष्ट होने का संभावना हो सकती है कि भाई ये अगर ये इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये काम करनी है तो इसको तोड़ दीजिए, तोड़वा दीजिए। क्योंकि 12वीं शताब्दी में जो है ऐसा हुआ जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है के पुस्तकालय में जो आग लगा दी थी और वहां लाखों पांडुलिपियां जो है जल गई थी।
तो हो सकता है कि उसके कारण से भी शायद कुछ विद्वान अगर रहे भी होंगे तो नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन उल्लेख यही मिलता है कि उस समय कोई ब्राह्मी को जानने वाला नहीं। और कारण ये भी है क्योंकि लगभग छठी शताब्दी में जो है ब्राह्मी में का जो है लेखन वगैरह और पठन पाठन बंद हो गया। तो 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जाते हुए जो है ये 8-10 साल का जो ये जो है 100 8-10 1000 साल का जो गैप है, इस गैप में तो स्वाभाविक है कि और क्योंकि नई-नई लिपियाँ भी आ गई थी, तो हो सकता है उसके जानने वाले ना हो। लेकिन सर जॉन प्रिंसेप का हमें जो है आभार मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बड़ी मेहनत के साथ उन सारे शिलालेख जो मिल रहे थे, उनको एकत्रित किया और उनको जो है उन्होंने डिकोड। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और वहाँ फिर विद्वानों को जो है इस फील्ड में काम करने के लिए एक प्रश्रय मिलता है और काम प्रारंभ होता है। तो ये एक प्रकार से जो है एक थोड़ी एक जर्नी थी इस ब्राह्मी लिपि की। उसी प्रकार से अब एक और प्रश्न है ये होता है कि भाई ब्राह्मी लिपि चलो ठीक है आपने मान लिया, एक परंपरा हो गई श्रुत परंपरा, दूसरी अक्षर परंपरा हो गई, इसके बीच की भी एक परंपरा थी। श्रुत परंपरा से डायरेक्ट जो है अक्षर ये ब्राह्मी के अक्षर बना दिए ऐसा तो नहीं था। वो वहां पे जो है कुछ जो लिपि के प्राचीनतम स्वरूप थे वो जो है कुछ चित्र लिपि, कुछ भाव लिपि और कुछ जो है रज्जु लिपि, ऐसे भी कुछ लिपि के जो है संकेत प्राप्त होते हैं। मिस्र से भी जो है रज्जु लिपि के संकेत प्राप्त हुए, रस्सियों के जैसे आकृति, धागे जैसे आकृति में वो जो है लिपियों के लिखने का विधान था। और भाव लिपि में जो है जैसे कि कोई एक कोई चित्र बना दिया और उस चित्र से जो है भाव व्यक्त किया जा रहा है, व्यक्ति पहचान रहा है। जैसे कि आंख का चित्र बनाया और आंख से आंसू टपकते हुए दिखा दिया और उसे आंसू टपकते हुए उस चित्र को देख करके हमने जान लिया कि हाँ ये रो रहा है, कुछ शोक है, दुख है। वो एक वो जो है प्राचीनतम स्वरूप थे लिपि के, क्योंकि ये जो लिपि शब्द है ना ये लिप धातु से निष्पन्न हुआ है। अमरकोश में लिप लेपने, वो लिप धातु का वहां लेपन के अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी कि जो है लीपना। चौका घरों में जो हमारी माताएं बहनें जब पुराने कच्चे घर होते थे तो जो है उस आंगन में चौका लगाते थे, लीपते थे, गोबर मिट्टी पानी आदि का घोल बना करके, वो लेपन की परंपरा। वही लिपि का जो है प्राचीनतम स्वरूप रहा और वो लीपने से जो है उस वो जो महिलाएं इतनी अच्छे से उसमें लिपती ये चौका लगाती थी कि वो कई बार लोग पहचान लेते थे उस लीपन को ही देख करके कि ये शायद उस महिला ने इस घर में ये चौका लगाया है। और फिर जो है घरों की जो दीवारें जो थी उन पर चित्र बनाने की परंपरा आई। तो बेल बूटा कुछ ऐसे चित्र बना दिए या फिर किसी घर में शादी है तो घोड़ी का चित्र बना दिया या फिर जो है दूल्हे का चित्र बना दिया और वो या फिर वो जो है डोली ले जाते हुए 4 लोगों का जो है चित्र बना दिया। तो लोग उसे देख करके ही उसको पढ़ लेते थे। वहाँ अक्षरों तो नहीं लिखे हैं, खाली चित्र ही हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं। लिपि का काम है किसी जो आपके मन की बात को जो है आप किसी दूसरे तक उसको पहुंचा दें और वो समझ जाए। तो वो उन चित्रों को देख करके यहाँ तक पता लगा लेते थे कि इस घर में लड़की की शादी है या लड़के की शादी है, शादी का प्रसंग है या क्या प्रसंग है, उन चित्रों से ही जो है पता चल जाता। बाद में फिर ये लिपियां ये जो है अक्षर आकार में जो है आती है लिपि और हमारे पास जो है सबसे पहले ये ब्राह्मी लिपि मिलती है और ये ब्राह्मी लिपि लगभग 5वीं 6ठी शताब्दी तक खूब इसी में लेखन का कार्य होता है, लेकिन इसमें शास्त्र पांडुलिपियां लिखे हुए अभी तक हमें नहीं मिले हैं। खाली शिलालेख जो है हमको मिले हैं। एक कुछ शास्त्र लेखन का उल्लेख जरूर मिलता है। श्रीलंका में पहली शताब्दी में ईसा पूर्व 1st सेंचुरी में राजा बट्टगामनी हुए और बट्टगामनी ने जो है बौद्ध त्रिपिटकों को
इस ब्राह्मी लिपि पर जो है लिपि में शिला छोटे छोटे जो है संगमरमर की पट्टियों पर लिखवाया, ऐसा उल्लेख उसमें मिलता है। ये एक जो है ये हमारा बौद्ध ग्रंथ है, मुझे अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये जो है वहां पे जो है मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है, जहाँ राजा मिलिंद और नागसेन का जो है संवाद है, पाली भाषा का ये ग्रंथ है। वहां पे जो है वो कुछ उल्लेख मिलता है कि बट्टगामन के समय में बौद्ध त्रिपिटकों को लिखा गया। उसके बाद फिर शिलालेखों की परंपरा चलती रही और 5वीं शताब्दी के आसपास आकर के जो है ये ब्राह्मी लिपि जो है गुप्त काल से ही आप कह सकते हैं, गुप्त काल के तुरंत बाद इसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ वेरिएशंस आते हैं और वो जो है उसमें अक्षरों की आकृति बदलती है, अक्षर जो है थोड़े कुटिल हो जाते हैं। राजा वो कुटिल राजाओं के शासन काल में, तो जो है कुटिल ब्राह्मी का एक स्वरूप आ गया, कुटिल ब्राह्मी। गुप्त ब्राह्मी से जाकर के वो कुटिल काल में कुटिल ब्राह्मी के अक्षर हमें मिलते हैं। मैं कुछ पीपीटी भी शेयर करके आपको बताऊंगा। और वहां अक्षरों की आकृतियां जो है बदल जाती हैं, मतलब आकृतियां इतनी नहीं, लेकिन शिरोरेखा आ जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि में शिरोरेखा अशोक कालीन तक या गुप्त काल तक शिरोरेखा नहीं होती है और लिखी तो लेफ्ट टू राइट ही जा रही है। ज्यादातर भारत की लिपियां लेफ्ट टू राइट ही जो है लिखी हुई मिलती हैं। एक जो खरोष्ठी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी हुई मिलती है, दाएं से बाएं लिखी हुई मिलती है। जो अरबी पर्शियन की जो परंपरा है वो भी दाएं से बाएं की परंपरा है, राइट टू लेफ्ट लिखने वाली परंपरा है। लेकिन बाकी हमारे जो भारत की जो लिपियां हैं वो सब ये लेफ्ट टू राइट को फॉलो करती हैं। इसीलिए ब्राह्मी को हमारे भारत की अन्य लिपियों की जननी भी कहा गया है। और ब्राह्मी के अंश उन अन्य लिपियों में, चाहे वो शारदा हो या ग्रंथ हो या नागरी हो या ओल्ड नागरी हो या जैन नागरी हो, इन सब में जो है ब्राह्मी के कम से कम जो है 50% हर अक्षर में ब्राह्मी का अंश है। उसको थोड़ा सा अगर आप अक्षर को देवनागरी या नागरी के अक्षर को थोड़ा सा आप तोड़ेंगे, ब्राह्मी की ऊपर उसमें उस जो विशेषता है वो उस पर आप यदि लागू कर देंगे तो उसमें से ब्राह्मी का अक्षर निकल के आ जाएगा। जैसे ब्राह्मी में जो प्लस का जो ये गणित में जो प्लस का चिन्ह होता है वो ब्राह्मी का क है, और इसी पे यदि शिरोरेखा लगा दी जाए और बीच वाला जो मिडिल जो प्लस का जो बीच वाला हिस्सा है उसको लेफ्ट साइड से गोल कर दिया जाए, राइट साइड से थोड़ा नीचे कर दिया जाए तो का बन जाता है। वहां जो है ब्राह्मी का का जो है उस देवनागरी के का में बैठा हुआ है, इसीलिए इसको भारत की समस्त लिपियों की जननी कहा गया ब्राह्मी लिपि को। और यहाँ शिरोरेखा नहीं है, लेकिन वो उसमें कुटिल काल में जो है अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा आ जाती है, अक्षरों के नीचे नीचे में थोड़ा हलंत जैसा, और अक्षरों की आकृति थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और अक्षरों में पूंछ लगा करके लिखने की परंपरा आ जाती है। और उस कुटिल ब्राह्मी से फिर जो है उत्तरी और दक्षिणी प्रवाह शुरू होते हैं, और उत्तर भारत में आपकी जो है शारदा, नागरी और नागरी या ओल्ड नागरी कहिए, और जैन नागरी, मैथिल और जिसको तिरुतावी कहते हैं, और बंगला, ये जो है प्रांतीय और गुजराती वगैरह धीरे धीरे प्रांतीय लिपियों का विकास होता है। और दक्षिण भारत में जो है एक ग्रंथ लिपि का निर्माण होता है, जो विशेष रूप से ताड़पत्रों पर लिखने के लिए बहुत उपयोगी लिपि है, और उसमें जो है ताड़पत्रों के पांडुलिपि लिखे जाते हैं। और फिर जो है उसके साथ में उसके सहयोग से जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम ये लिपियां का भी विकास होता है। इस प्रकार से लिपियों का जो है ये विकास क्रम आगे बढ़ता है। तो ये हुई हमारा जो है थोड़ा सा, मैं लिपि, क्योंकि लिपि और पांडुलिपि दो विषय है, लिपि का थोड़ा सा इतिहास बता के अब मैं पांडुलिपियों पर आऊंगा। तो ये जो है एक इसका इतिहास है लिपियों का। अब यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो ब्राह्मी लिपि है ना, इसके नामकरण पे भी जो है कई काफी, चाहे वो ब्यूलर हो या फिर जो है ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो है बड़ी अच्छी पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपि माला।
उन्होंने काफी विस्तार से उसमें जो है लिपियों का इतिहास भी वर्णित किया है। ज्यादातर विद्वानों ने जो है ब्राह्मी लिपि को नामकरण जो है इसको जैन परंपरा की लिपि बताया है। यानी कि इसके नामकरण में जो ये जो है करते समय इसको कहा गया कि ये जैन परंपरा की लिपि है। और इसका विकास जो है आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के समय से कि भाई भगवान ऋषभ देव ने जब असी मसी और कृषि का सिद्धांत दिया, तो जो मशी के सिद्धांत, मशी माने स्याही, मशी के सिद्धांत के लिए सिद्धांत जिन्हें मिला, वो जिनको कहा कि भाई आप अपना जीवन यापन मसी से कीजिए, स्याही से कीजिए, तो उन लोगों ने आदिनाथ भगवान से, ऋषभ देव जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये इससे स्याही से हमारा जीवन यापन कैसे होगा? इसके लिए तो कुछ जो है और भी कुछ साधन चाहिए। तो उन्होंने जो है अपनी बड़ी बेटी को जो है ये लिपि सिखाई। उनकी बड़ी बेटी का नाम ब्राह्मी था और इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। ऐसा जो है एक ये परंपरा है। और वैदिक परंपरा भी है। वैदिक कहते हैं, वैदिक परंपरा के अनुसार वो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी ने इस लिपि का विकास किया। लेकिन अब जो है इसमें भी बड़ा रिसर्च करने की आवश्यकता है। और यहाँ विशेष रूप से हमारे जो जैन स्कॉलर हैं वो जो है इस कार्य को यदि करते हैं और ये साबित कर पाते हैं कि भाई नहीं, जैन परंपरा की लिपि है ब्राह्मी, तो ये जो है जैन परंपरा का एक बड़ा अवदान जो है इस समग्र सृष्टि के लिए एक बड़ा अवदान होगा। और इस ऐसे ही जैन नागरी है। जैन नागरी जो है लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास, जब वल्लवीपुर में देवर्षि गणि क्षमा श्रमण जी के निर्देशन में वल्लवी वाचना हुई और वहां पे इस जैन नागरी लिपि का जो है विकास हुआ, आविष्कार हुआ जैन आगमों को लिखने के लिए, जो प्राकृत के जो है। और तो ये जैन नागरी और नागरी में थोड़ा सा अंतर है। और आगे चल के ये स्थिति हो गई है कि नागरी लिपि ने भी जैन नागरी के संयुक्त अक्षरों को जो है लिया है, एडॉप्ट किया है। तो जैन परंपरा का तो इन लिपियों के क्षेत्र में भी और पांडुलिपियों के संरक्षण में भी जैन परंपरा का बड़ा योगदान है। भारत के जो बड़े-बड़े जो लाइव जो हस्तप्रत भंडार हैं, जीवंत भंडार जिन्हें कहेंगे, वो विशेष रूप से जो है जैन परंपरा के भंडार है। जैन परंपरा के जो है अपने साधु भगवंतों ने, श्रमण भगवंतों ने और श्रेष्ठियों ने जो है काफी मेहनत करके उन शास्त्रों को, पांडुलिपियों को सुरक्षित संरक्षित रखा है। हमारे यहाँ जो है अल्ताफ ये आसिफ राणा जी जुड़े हुए हैं सर। आपके जो है वहां से पाकिस्तान से भी, जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, उस समय जो है हमारे जैन साधु वहां पाकिस्तान में लाहौर में थे और जो है कुछ पांडुलिपियां वहां थी, 20,000 पांडुलिपियां थी। और उन साधु भगवंतों को फिर वहां से कहा गया कि भाई अब आप वहां से खाली करिए, क्योंकि वो तो परिस्थिति ऐसी थी, वो समय जीवन बचाना ही जो है ये मुश्किल हो रहा था। तो उनको प्रार्थना की गई कि आप भारत आ जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं हम शास्त्रों को छोड़ करके नहीं आ पाए, पहले आप पांडुलिपियों को यहाँ लेके चलिए। फिर उनको विशेष आग्रह किया गया कि नहीं, उन जो है उसके लिए उपाय किया जाएगा। और तो फिर उनको एक वहां दीवार बना करके चारों ओर और उन पांडुलिपियों को वहां रखा गया और उसको फिर मिट्टी में दबाया गया और वहां से वो फिर साधु भगवंत आ गए। और लगभग 20 साल बाद, 15-18 साल बाद जो है उन शास्त्रों को वहां से वापस लाने की फिर जो है कवायद शुरू हुई। और वो पांडुलिपियां वहां तो उस जगह पे तो जो है कुछ सब्जी मंडी या जैसा मतलब कुछ बन गया था, लेकिन जो चारों ओर जो दीवार बना करके एक रूम जो में रख के आए थे, वो रूम सुरक्षित था झाड़ियां पेड़ वगैरह के बीच में। तो उन्होंने साधु भगवंतों ने बताया, लोकेशन बताया इस जगह पे है, और जो है भारत सरकार के सहयोग से और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से उन पांडुलिपियों को ढूंढा गया। वो 20,000 पांडुलिपियां पाकिस्तान से आई, फिर पाटन में रही और उसके बाद वो अभी दिल्ली के जो है BL इंस्टीट्यूट में है, भोगीलाल लहरचंद रिसर्च इंस्टीट्यूट में है और काफी रेयर ग्रंथ हैं। तो ये जो है एक ये ऐसी परंपराएं हमारी बड़ी ही जीवंत परंपराएं हैं। और इसके लिए जो है जैन समाज ने काफी
मेहनत किया है, काफी जो है सहयोग प्रदान किया है। आज भी आप देखेंगे कि गुजरात में के पाटन में जो है भंडार हैं, बड़े ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैं वहाँ। और जो जैसलमेर का भंडार है, जो जैसलमेर किले में है, वो तो वाक़ई अद्भुत भंडार है और भारत का एकमात्र जो है अंडरग्राउंड भंडार है। वो भी जैन परंपरा के द्वारा रक्षित है। और आपका कोबा महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा का भंडार है। एशिया का सबसे बड़ा भंडार उसको कह सकते हैं। आज लगभग 3 लाख पांडुलिपियां हैं और बिना किसी गवर्नमेंट के सहयोग के अपने बलबूते पर वो जो है भंडार को चला रहा है। कम से कम 50 जो है वहाँ विद्वान काम कर रहे हैं और उनका उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैटलॉग बन रहा है। अभी शायद लगता है कि मुझे लगता है 38 या 40 जो है नंबर का कैटलॉग वहां से अभी पब्लिश होने वाला है। लगभग 60-65 जो है वॉल्यूम्स में वो कैटलॉग बनेगा। और जो है बड़ा ही रिसर्च स्कॉलर्स विदेशों से इतने स्कॉलर्स आते हैं और वहां आकर के उनको इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि आपको विद इन सेकंड आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस चीज को, जिस शास्त्र को आप 10 साल से या 15 साल से ढूंढ रहे थे, वो अगर वहां है तो आपको 5-10 मिनट में जो है मिल ही जाएगा। इतना अच्छा सर्च इंजन उन्होंने बनाया है और इतना माहितियां इतनी सारी, एक मैन्युस्क्रिप्ट की कम से कम 75 से 80 जो है माहितियां उसमें कैटलॉग में जो है वह एंटर की जाती हैं और गूगल की तरह सर्च इंजन है। वहां से उनको जो है वो जो विद्वान है वो कोई एक श्लोक भी कह देगा कि ऐसा श्लोक है, मुझे शास्त्र का नाम याद नहीं आ रहा, तो उस श्लोक से भी सर्च कर पाएंगे कि ये श्लोक कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। या फिर उस शास्त्र का आदि वाक्य अंतिम वाक्य वो कुछ बताएगा तो आदि वाक्य अंतिम वाक्य से सर्च कर सकते हैं। और वहां पे जो है पूरी वंशावली जो है जो मानी मैन्युस्क्रिप्ट के अंत में जो ये पुष्पिका होती है, सारे पुष्पिकाओं का संकलन किया गया है। वहां से पूरे ऋषियों महर्षियों हमारे आचार्यों और लैयाओं की पूरी परंपरा आपको जो है ये पूरा इतिहास मिल जाए। तो ये जो है बड़ा काम हो रहा है। और भी कई हमारे जो एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है, लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, वहां पे भी लगभग 75,000 पांडुलिपियां हैं और बड़े ही जो है व्यवस्थित रूप से उनको रखा गया है, काम हो रहा है। ऐसे ही जो है इलाहाबाद में हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का गंगानाथ झा परिसर में जो है कैंपस है, वहां पे अभी 75,000 पांडुलिपियां हैं। और पूरे भारत में जब लगभग भारत में जो है करोड़ों पांडुलिपियां हैं, करोड़ों। जब नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना हुई थी तब अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 20-25 लाख या 30 लाख जैसी पांडुलिपियां, 20 लाख जैसी पांडुलिपियां पूरे भारत में होंगी। लेकिन और जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो इतनी पांडुलिपि 10-12 लाख पांडुलिपियां तो अकेले गुजरात में मिलेंगी। तो और फिर जो है 50 लाख से ऊपर वो जो है उसका डेटा पहुंचा, वो 1 करोड़ तक के लिए जाएगा। वो इतनी भारत में पांडुलिपियां हैं। इनमें जो है बहुत सारे ग्रंथ अप्रकाशित हैं, उनको प्रकाश में लाने की तो बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक थोड़ा सा ये इतिहास है इनका। अब पांडुलिपियां जो हैं कई चीजों पर लिखी हुई होती है, ताड़पत्र पे भी है, ताड़पत्र पर खोद के लिखते हैं स्टाइलस से जो है, और उसको स्टाइलस को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कलम से ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पकड़ के ऐसे, जैसे वो जलेबी बनाने वाला जो है वो उसको जलेबी बनाता है ना, ऐसे उस अक्षर को ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लोहे के स्टाइलस से। और ताड़पत्र में दोनों तरफ लिखा जाता है, बाद में उस पर स्याही जो है का पोता लगा देते हैं और वो अक्षर जो है दिखते रहते हैं। ये एक परंपरा थी। तो सबसे पहली तो जो है पत्थरों पर, शिलालेखों पर लिखने की परंपरा, वहां टांकी हथौड़े का प्रयोग हो रहा था। उसके बाद ताड़पत्र आए तो ताड़पत्र पर जो है कलम के रूप में स्टाइलस का प्रयोग हुआ। और फिर जो है भूर्जपत्र, भूर्जपत्र पर कलम से लिखा जाने लगा, सरकंडे की या बरू की जो कलम। और भूर्जपत्र जो पे विशेष रूप से शारदा लिपि की पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती हैं। कश्मीर में लगभग लाखों पांडुलिपियां शारदा लिपि की हैं। और जो है वो एक जो आपको सबसे प्राचीनतम जो पांडुलिपियां है हमारे यहाँ, वो गिलगिट की है। वो भी आपके जो है ये पाकिस्तान जो वाला क्षेत्र है, वहां से सबसे प्राचीन पांडुलिपियां मिली।
वो शारदा लिपि की हैं और उसमें कुछ जो हैं बौद्ध ग्रंथ भी हैं, वो जो है खरोष्टी में लिखे हुए हैं। और तुर्फान की मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये सबसे प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं। तो जो है ये इस प्रकार से ये हमारा जो है एक थोड़ा सा ये इतिहास चलता है। तो ये ताड़पत्रों पर लेखन परंपरा हो गई, उसके बाद भूर्ज पत्र पर कलम से लिखी जा रही है और शारदा के अक्षर थोड़े मोटे होते हैं और ये लेकिन दोनों लेफ्ट टू राइट लिखे जा रहे हैं। उसके बाद आती है कागज पे, वो अगरू पत्र पर लिखने की परंपरा। अगरू पर जो है विशेष रूप से बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है लिखे हुए मिलते हैं। मैं जहां अभी यहाँ हूँ वहां भी ये जो अगरतला जो नाम है ना, वो तो यहाँ अगरू के बहुत ज्यादा वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए नाम इसका अगरतला पड़ा। लेकिन अगरू से ज्यादा जो है ताड़पत्र जो है ज्यादा ड्यूरेबल है। भुर्ज पत्र से भी ज्यादा ड्यूरेबल ताड़पत्र है। भुर्ज पत्र का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतल में भी आया है, और लेकिन वो बड़ा पतला होता है। भुर्ज का जो पेड़ होता है उसकी छाल में से जो है लगभग 7 लेयर निकलती हैं, 7 लेयरों पे लिख सकते हैं। और इस प्रकार से फिर कागज का जमाना आता है और हैंडमेड पेपर पर जो है वो जो है स्याही से कलम से लिखा जाने की परंपरा आई। लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी से हमारे यहाँ कागज पे लिखी हुई पांडुलिपियां मिल रही हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी से लिखी हुई हमारे यहाँ जो है ताड़पत्र और भूर्ज पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिल रही हैं। 7वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की मिली है, उस पर प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट जी ने जो है गुजरात में काम किया है और अभी 2 साल पहले ही वो पब्लिश हुआ है पुणे। उसके लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला और वो शायद वो जो है भोजपत्र जो है की पांडुलिपि वहां से लंदन से, अभी तो लंदन के म्यूजियम में है, वहां से उसकी कॉपी मंगवा करके उस पर काम किया गया था। तो ये एक जो है हमारी परंपरा है। लगभग 13वीं शताब्दी से कागज पर लिखे हुए पांडुलिपियां मिल रहे हैं और फिर कागज हैंडमेड पेपर के बाद, हैंडमेड पेपर थोड़ा मोटा होता है और उसके बाद फिर मील का पेपर आता है। मील का पेपर भी लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास में पांडुलिपि जैसा ही वो येलो कलर का जो है पेपर आ जाता है और फिर उसके बाद जो है ये मील की परंपरा और छापा खाना ये सब आ जाता है। लेकिन इतने तक तो जो है हमारा सब हाथ से लिखने का ही था। स्याहियां भी जो है कई प्रकार की सोने की, चांदी की स्याहियों के भी उल्लेख हैं। चंदन की स्याही से लिखे हुए भी ग्रंथ मिलते हैं। हमारा कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र की बहुत सारी पांडुलिपियां सोने की स्याही में लिखे हुए हमारे जैन भंडारों में हैं। जो है उसको सोनेरी रुपेरी स्याही बोलते हैं। तो इन स्याहियों से भी, और बाकी जो नॉर्मल स्याही बनती थी वो भी, ये सब नेचुरल रूप से जो है वहां कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ना तो उन कागज निर्माण में, ना उन ताड़पत्रों के रक्षण में। ताड़पत्रों को रक्षण के लिए भी वहां तंबाकू और जो है वो घोड़ाबच्च और वो जो है आपकी काली मिर्च, लवंग और इन सब से उसको संरक्षित किया जा रहा है। और जो है बनाया भी उनको नेचुरल जो है पेड़ पौधों की छाल से, गोंद से, पत्तों से, ये सबसे बनाया जा रहा है। इसीलिए मतलब वो प्रकृति के साथ जो है हमारे आचार्यों ने जो है जिया और हजारों वर्षों तक उन चीजों को सुरक्षित रखा। स्याही भी जो बन रही है वो गोंद उसमें मिल रहा है, काला भांगुरा जो भृंगराज बोलते हैं। मुनिश्री पुण्य विजय जी की पुस्तक है जैन श्रमण संस्कृति यानी लेखन कला, वहां उन्होंने लिखा है जो रस भांगुरा को मिले तो अक्षर अक्षर दीप जले। स्याही बनाते समय उन्होंने कहा है कि अगर स्याही में उस भृंगराज का रस मिला दिया जाए तो एक एक अक्षर ऐसे चमकेगा जैसे कि दीपक जल रहा। तो ये स्याही की जो है परंपरा, स्याही बनाने की परंपरा थी। सब कुछ नेचुरल। अभी भी हमारे बहुत सारे भंडार हैं जहाँ ग्रंथों के संरक्षण के लिए केमिकल का प्रयोग नहीं होता। वही जो है प्राचीन जो है पोटलियां बना करके उन अलमारियों में रखते हैं, उनसे वो सुरक्षित रहते हैं। और उसके अलावा और भी जो है एक लेखन की जो है ये ताम्र पत्र और लोह पत्र और स्वर्ण पत्र, इन पे कुछ दान वगैरह या कुछ आदेश वगैरह लिखे गए, लेकिन कोई ग्रंथ इन पे लिखे हुए ज्यादा ऐसे नहीं, बड़े ग्रंथ नहीं मिलते हैं। हाँ, चरण पर लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं। चमड़े पर भी लिखने की परंपरा थी और विशेष रूप से हमारा जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में जो है वहां पर बहुत सारे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट चमड़े पे लिखे हुए हैं और इन सब में सबसे ज्यादा एज जो है उसी की है। वो चर्म पे लिखा हुआ जो है ज्यादा ड्यूरेबल होता है। एलडी इंडोलॉजी में भी कुरान है 13वीं शताब्दी का जो
चर्म पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारी जो है वैदिक परंपरा में या जैन परंपरा में वो जो है ओके उसको फॉलो नहीं करती है। वो हमारे यहाँ जो है वो उस पे लेखन का नहीं हुआ। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में जो है बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट इस पे लिखे हुए हैं। तो ये जो है पांडुलिपियों का जो है एक मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। अभी सर हमारे पास कितना समय है? है अभी समय, 5-10 मिनट और ले सकते हैं आप, अच्छा, अगर तो प्रेजेंटेशन दिखाना चाहो तो सर। मैंने जो चीजें कही हैं उनको शॉर्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि विषय तो बहुत विशाल है, इस पे मैं थोड़ा पीपीटी शेयर करके थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब हमारे यहाँ जो है ना लेखन के उल्लेख तो और भी जो है शास्त्रों में जो है प्राचीन उल्लेख तो मिलते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े जो है संहिता और अरण्य ये छंद शास्त्र ये सब जो है लिखे हुए, ये सबको बिना लिखे जो है छंद मीटर को बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अवश्य कुछ लेखन का भी प्रावधान रहा होगा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उस विषय में ज्यादा कह नहीं पाते हैं। अवश्य ही कुछ रहा होगा उस समय का भी लिखने का विधान। ये जैसे देखिए ये खरोष्ठी लिपि है और यहाँ ये ब्राह्मी लिपि है। ललित विस्तर में जो मैंने बताया लिपि संदर्शन पर्व में जो है जो लिपियों का उल्लेख मिलता है, वहां पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि कतमाम में वो उपाध्याय लिपिम शिक्षापयसी, कहते हैं आप मुझे कौन सी लिपि सिखाएंगे? जब गुरुजी कहते हैं कि आज हम आपको लिपि पढ़ाएंगे, तो फिर वो 64 लिपियों का नाम जो है भगवान बुद्ध लेते हैं कि इस जगत में 64 लिपियां हैं। ये जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर, अंग लिपि, भंग लिपि, मगध। तो गुरुजी भी जो है चकरा जाते हैं कि अब ये इतनी सारी लिपियां तो खुद जानते हैं, अब मैं इसको क्या पढ़ाऊं। तो वहां से हमें जो है लिपियों का जो है कुछ नामोल्लेख मिलते हैं। 18 लिपियां हमारे जो है वर्णक समुच्चय में भी मिलती हैं, जहाँ उड्डी, कीरी, चक्की ऐसी सारी लिपियां हैं। विशेष आवश्यक सूत्र में भी हंस लिपि और मूल लिपि ये इन सब का उल्लेख मिलता है। मैं कुछ चित्र आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि ये ठीक से चल। ये सर जॉन प्रिंसेप हैं जिन्होंने जो है ब्राह्मी को पहले पढ़ा। ये सिंधु लिपि के कुछ अक्षर हैं। ये जो है जो भाव लिपि जो इसे कहेंगे कि जो है कुछ आकृतियां बनाई हैं। ये देखिए ये जो है ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि यहाँ के अक्षर यहाँ पर खोद करके जो है लिखे हुए हैं। और ये जो है कुषाण काल में जो है ब्राह्मी का स्वरूप इधर बदलता है, थोड़ी थोड़ी सिरोरेखाएं आ जाती हैं, अक्षरों की आकृति थोड़ी बदलने लगती है। बाकी गुप्त काल तक ये जो है यही ब्राह्मी रूप का ये स्वरूप रहता है। ये जो कुटिल लिपि की मैंने चर्चा की, ये जो है कुटिल लिपि में ब्राह्मी के अक्षर इस प्रकार से कुटिल आकार में आ जाते हैं। ये देखिए शारदा लिपि की पांडुलिपि है। शारदा लिपि के अक्षर थोड़े मोटे होते हैं, दिखाई दे रहा है ना सर? जी दिखाई दे रहा है। जी, मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं जिससे कि हम लोग सिर्फ देख सकें चीजों को। ये ग्रंथ लिपि है। ये ताड़पत्र है, ताड़पत्र पर जो है ये लिखा अष्टमंगल, अष्टमंगलों के विषय में लिखा हुआ है। अष्टमंगलम पंचायुधम, अष्टमंगल और पंचायुधों के विषय में यहाँ उल्लेख है। ये भी ताड़पत्र है। ये ताड़पत्र दरअसल ये जो है ना ये एक प्रकार से कैटलॉग है। यहाँ ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं और ये नंबर हैं, 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि वहाँ ये प्रथमाध्याय, जैसे ये ग्रंथ लिपि में प्रथमाध्याय, तो प्रथम अध्याय में क्या कंटेंट है, और द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि की ये वर्णमाला है, आ ई उ री।
ये जो है जैन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, चित्रित पांडुलिपि हैं और यहाँ प्राकृत भाषा है इसकी और ओल्ड नागरी ये ओल्ड जैन नागरी इसमें चित्र बनाए हुए हैं। चित्रों को शायद इनको थोड़ा सा बाद में किसी ने विकृत भी किया है, चित्रों का स्वरूप को थोड़ा बदला है। और यहाँ पर ये जो देखें मेरा कर्सर जो दिखाई दे रहा होगा 6 और ये पूर्ण कुल कलश जैसा चिन्ह है, यहाँ पे ये ग्रंथ जो है समाप्ति का ये सूचक चिन्ह है। और यति विरचिता किसके द्वारा ये गाथा एवं विरचिता यति दिनचर्या समाप्ता, यति दिनचर्या ग्रंथ है, चित्रित पांडुलिपि है। ये भी जो है चित्रित पांडुलिपि है, बीच में एक चित्र बना हुआ है। अब ये जो इसमें जो कलर है ना, ये सब नेचुरल कलर है, नागरी लिपि में है। ये जो है ये एक पांडुलिपि है जिसमें बीच में जो है मध्य फुलिका बनी हुई है। ये इस हिस्से को मध्य फुलिका कहते हैं। ये जो है ये भी इसमें जो कलर है वो सब नेचुरल कलर हैं। ये भी जैन नागरी की पांडुलिपि है। ये भी एक जैन नागरी की पांडुलिपि है जिसमें बीच में मध्य फुलिका बनी हुई है। चित्र अच्छी मैथिल लिपि। और ये रंजना लिपि है। रंजना लिपि मतलब उसको सजा करके जो है लिखने की परंपरा। तिब्बत लिपि, तिब्बती लिपि भी जो है इससे शारदा से निकली है। अच्छा, और एक और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा पांडुलिपियां। ये देखिए ये जो यहाँ ये जैन नागरी की पांडुलिपि है, इसमें लाल अक्षरों में जो लिखा हुआ है ये इसकी पुष्पिका है। इति चतुशरण प्रकरणम समाप्तम। और यहाँ पर जो है लेखन समय भी लिखा है श्री श्री हीर विजय सूरी संवत 1600 संवत 1651 वर्षे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी बुधवासरे जो है लिखा गया ग्रंथ है। जय सूरी शिष्य राम विजय लिखिता। तो यहाँ पे जो है इसको मध्य फुलिका बोलते हैं या फिर हुंडी भी बोलते हैं। यहाँ से आपको जो है शास्त्र का जो है पूरा इतिहास पता चल जाता है ग्रंथ के अंत में कि ये शास्त्र कब लिखा गया, किसने लिखा और इसके जो है उस समय कौन राजा थे या फिर कौन गुरु भगवंत थे। तो इनसे जो है उन शास्त्रों की जो है कैटलॉग बनाया जाता है। ये देखिए ये एक चित्रित पांडुलिपि है। दोनों साइडों में जो है नेचुरल इंक से चित्र बनाए हुए हैं, बीच में मध्य फुल्लिका बनाई हुई है। और ये जो है 500-400 साल पुराने चित्र भी आज भी बड़े जीवंत दिखाई देते हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर है यहाँ। ये हमारी जो है ऋषियों की जो बड़ी एक कल्पना थी और वैशिष्ट्य था। आज हम जो है ऐसे कलर का विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया लेकिन अभी तक हेयर डाई जो है हम 1 महीने में 2 बार लगानी पड़ रही है। ऐसा नेचुरल कलर हम नहीं बना पा रहे हैं। ये देखो अक्षरों को जो है कुछ सजा करके पांडुलिपियों को लिखने की परंपरा थी। जैसे श्री लिखा तो ऊपर में जो है उस मात्राओं को सजा दिया, श्री पार्श्व योगी श्री पार्श्व जो लिखा है तो उस श्री की मात्रा को उन्होंने सजा दिया, ये ई की मात्रा को सजा दिया। इस प्रकार से भी जो है वो सजाते थे। और बीच में यहाँ जो है मध्य फुलिका में रिक्त स्थान छोड़ा है। अक्षरों तो नहीं लिखे हैं लेकिन एक जो है आकृति बन गई है। तो ये हमारे जो है आचार्यों की, हमारे लहियाओं की जो है लेखन की बड़ी ही कौशल था, बड़े वैज्ञानिक थे। ये इन पांडुलिपियों से पूरा पता चलता है। अब ये देखिए ये जो है पांडुलिपि है, यहाँ आप ये जो चिन्ह है ना, ये प्रथम ये जो मंगल सूचक चिन्ह है, द जैसा ऊपर रेफ जैसा लगाया और जीरो जैसा लगाया, ये ग्रंथ के जो है प्रारंभ का सूचक है। वो ऐसे नहीं लिखते थे कि अब हम जो है ये ग्रंथ लिखना शुरू कर रहे हैं। खाली ये चिन्ह बनाया और यहीं से पता चल जाएगा कि ग्रंथ कोई शुरू हो रहा है। और ये देखिए नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र है।
नमो आयर्यणम, इसमें अग्र मात्रा का प्रयोग हुआ है और जैन नागरी लिपि है। उपसर्ग हर स्तोत्र भी है इसमें। तो ये हमारी जो है एक साइड में उन्होंने एक एक जो मार्जिन हाशिया है इसको सजाया है बॉर्डर बना करके। इस प्रकार से हमारे जो है पांडुलिपि लेखन की ये जो है हमारी परंपरा थी। और देखिए अक्षर लिखने के लिए भी ना कई बार जो है वो संख्या लिखने के लिए भी अक्षरों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि 33 लिखना है तो ये ला और नीचे ये रू जैसा चिन्ह बना दिया, 3 जैसा ये चिन्ह बनाया। ये अभी का जो रुपए का चिन्ह है ना वो भी जैन नागरी से ही है, जैन नागरी का र है, जो अभी भारत की करेंसी में जो रुपए का चिन्ह है। ये जो है अंक लेखन का अक्षरों से अंक लिखे जाते थे। और कई बार जो है कुछ शब्दों से भी अंक बनते थे, जैसे कि जो है लिख दिया कि चंद्र और जो है वसु और जो है नेत्र वर्षे लिखतम। अब नेत्र कितने हैं, वसु कितने हैं, चंद्र कितने हैं, उनको सबको काउंट करके अंका नाम वाम तो गति करके आप उसका जो है लेखन संबंध निकाल सकते हैं। लुरु और रॉलरी एक के लिए प्रयोग, ये दशक के लिए प्रयोग हुआ है। 10 ये दशक मतलब 10 20 30 के लिए ये प्रयोग हुए हैं। ये 90 लिखने के लिए प्रयोग हुआ है। और ये देखिए ये ओम जो है कई बार एक लिखने के लिए प्रयोग हुआ। ये ओम भी जैन परंपरा का है, आप जैन मंदिरों में देख पाएंगे ऐसा ओम जो है लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये ओ अक्षर है, उसके ऊपर अनुस्वार लगाया है। ये पांडुलिपि तो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ये एक बड़ी ही अच्छी सुंदर अक्षरों में लिखी हुई पांडुलिपि है, हस्तलेख है। ये देखिए ये सब जैन नागरी लिपि के अक्षर हैं। मैं इसको जल्दी-जल्दी आप लोगों को सिर्फ दर्शन मात्र करा करके आगे बढ़ूँगा। ये जैन अब पांडुलिपियों में मिलने वाले बहुत सारे चिन्ह हैं। इतने सारे पांडुलिपियों में चिन्ह मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये प्रथम मंगल सूचक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, ये पंक्ति पूर्णता चिन्ह है, ये जो है जहाँ गाथा श्लोक समाप्त हो रहा है वहाँ उसकी पूर्ति उसका समाप्ति सूचक चिन्ह है। ये जो है कोई रिक्त स्थान सूचक है। पांडुलिपि में लिखते समय कुछ खाली जगह रह गया, आगे कुछ लिखना नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह को ऐसा एस करा के या आर जैसा बना करके उस जगह को भर देते थे, जिससे बाद में कोई व्यक्ति उसमें कोई नया पाठ ना जोड़ दे। ये जो है काकपाद और हंसपाद हैं, ये उसमें कुछ एडिशन करना है, कोई अक्षर जोड़ना है तो ये जो है ये टिप्पण सूचक है। किसी शब्द का कोई अक्षर कोई शब्द का कोई अर्थ लिखना है, उस पर टिप्पणी लिखना है, तो उस शब्द के आगे ऐसा बराबर का चिन्ह लगा करके उसका टिप्पण बना देंगे। ये मध्य फुलिका है, ये छिद्रक है। ये मध्य फुलिका कागज के पांडुलिपियों में मिलती है और छिद्रक जो है ताड़पत्र के पांडुलिपियों में मिलता है, वो छेद होता है। ये अवग्रह, ये जो ऐसा आकार जो आजकल देवनागरी में अवग्रह होता है, ये नागरी लिपि में ऐसा अवग्रह था। और ये 2 स्टैंडिंग लाइन जो है किसी अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलती है, तो उस अक्षर को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता था। क्योंकि उस समय तो अक्षर लिख गया तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है, तो उसके ऊपर 2 लंबी लाइन खींच दीजिए, अक्षर डिलीट हो जाएगा। और ये जो है ये जो कोई पाठ अगर बड़ा छूट गया है तो उस पाठ के को जो है मार्जिन में ऊपर या नीचे कहीं लिखेंगे और इस प्रकार का चिन्ह बना देंगे कि भाई ये पाठ छूट गया है, और उस जिस पंक्ति में ऐड करना है वहां पे ऐसा हंसपाद या काकपाद जोड़ दिया जाएगा। और ये जो है ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह है, ऐसा सिर्फ चिन्ह बना देंगे और समझ लीजिए कि ग्रंथ जो है यहाँ पूरा हुआ, समाप्त हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हमको ये हमें पांडुलिपियों में काम करते करते जो ये चिन्ह मिले, और तो हमने इनको जो है एक जगह एकत्रित किया है। ये सारे संयुक्त अक्षर हैं, 11वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के जैन नागरी एवं नागरी पांडुलिपियों में मिले हुए संयुक्त अक्षरों को एक जगह हमने यहाँ लिया है। ये जो है नागरी लिपि की पांडुलिपि है, और ये शारदा लिपि से जो है कॉपी हुई है। अब इसी का शारदा रूप जो है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसी का शारदा वर्जन है ये। इसी शारदा की पांडुलिपि को बाद में नागरी लिपि में जो है ये किया गया। और ये शारदा लिपि की पांडुलिपि मुझे कश्मीर से मिली
और नागरी वाली मिली मुझे जैन ये जो है कोबा से, महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा से, दोनों के पाठ समान और लिपि अलग। तो इस प्रकार से जो है लिपियों के माध्यम से जो है पांडुलिपियां दुनिया में जो पाठ हैं वो संचरण किए हैं। ये बहुत सारे जो है पांडुलिपियों के बीच में मिलने वाली मध्य फुलिकाएं हैं, यानी कि उनको पांडुलिपियों को सजाने के लिए या वहां जो है इस प्रकार के चित्र बनते थे और उनमें कुछ अक्षर भी लिखे जाते थे। इन्हें सब मध्य फुलिका कहा जाता है। ये पांडुलिपि का एक स्वरूप होता है, मूल जिह्वा क्षेत्र, मध्य फुलिका, ये मार्जिन हाशिया, यहाँ हंसपाद काकपाद जो है या छिद्रक चंद्रक जो है, ऐसा ये एक पांडुलिपि का स्वरूप होता है, उसके विविध पार्ट हैं। ये एक फाटिया है जो कागज के पांडुलिपियों में लाइन खींचने के लिए, और उस हमें लगता है कि पांडुलिपि में पूरी लाइन सीधी लिखी हुई है और उसके ऊपर लाइन भी नहीं, पंक्ति भी नहीं खींची हुई है, तो कैसे एक लाइन में लिखे जाते थे? इस प्रकार से जो है ये फाटिया के ऊपर उस कागज, लकड़ी के फाटिया पे कागज को रख के प्रेस करते थे, दबाते थे, उस कागज पे वो लाइनें आ जाती थी, फिर उस पर लिख देते थे और स्वतः ही वो लाइनें 1-2 महीने बाद गायब हो जाएंगी और हमको जो है सीधी लाइन में लिखे हुए वो अक्षर मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे आचार्य कितने वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है उस समय उपलब्ध संसाधनों से ही जो है ये अकीक पत्थर है जो स्याही सोका जिसको बोलते हैं, अगर कलम में ज्यादा स्याही आ गई तो उसको इस कलम को इस पर रख दीजिए, स्याही को सोख लेगा, जितनी लिखने के लिए चाहिए उतनी ही देगा। ये कलम है, ये कलमदान है, जो आपका ड्राइंग बॉक्स हो जो होता है, ये लकड़ी का कलमदान है। और ये लिपियों, भाषाओं और लिपियों का थोड़ा विकास क्रम मैंने यहाँ दर्शाया है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा हो गई है। और मैं इसमें ज्यादा, ये शिलालेख हैं और ये ताड़पत्र है, ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है, और ये पत्थर पे लिखा हुआ एक लेख है, ये भी नागरी लिपि में पत्थर पे लिखा हुआ सचित्र लेख है। ये पत्थर पे लिखी हुई 10वीं शताब्दी की जो है एक लेख है, 10th सेंचुरी का, काफी पुराना है और अभी ये हमारे भारत में नहीं है, लंदन में है, लेकिन एक पुस्तक में मुझे इसका अलवर में होने का उल्लेख मिला था। यही पाठ मुझे कि भाई ये जो है 8वीं 10वीं शताब्दी में अलवर, राजस्थान के अलवर में ये शिलालेख था। अभी लेकिन ये जो है लंदन में है, लंदन के म्यूजियम में है। ये प्राचीन जो है नागरी लिपि का बड़ा प्राचीन स्वरूप है। ये जो है ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। ये दिल्ली टोपरा का जो है स्तंभ लेख है, स्तंभ पर जो है ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। और ये ताम्र पत्र है, ताम्र प्लेट पर, कॉपर प्लेट पर अक्षर खोद करके लिखे हुए हैं और ये अटैची नुमा है, इसको बीच में से आप फोल्ड कर सकते हैं। ये एक ताड़पत्र है और ये जो है आप लोग देख चुके हैं। ये जो है इस प्रकार से लिखते थे। ब्राह्मी लिपि जो है, एक जो लैया है वो टाकी हथौड़े से लिख रहा है, जो गुरु भगवंत हैं वो उसको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखो। ये गिरनार शिलालेख का है, इयम धम्म लिपि देवानाम पियदसिना लेखिना लेखिता। तो इस प्रकार से जो है ये एक परंपरा। अभी आप लोग को कुछ प्रश्न पूछ लीजिए क्योंकि समय तो काफी हो गया है, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसको एक लेक्चर में कवर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश किया है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेशन और लिपियों के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट लिपियों की भी चर्चा की, उसके कैसे डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बताया, वेरियस ज्ञान भंडार जहां हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी हुई है उसके बारे में भी बताया। हमारे कुछ प्रश्न ऑडियंस की ओर से आए हैं और दूसरे ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रश्न है आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक मैं डॉक्टर साहब जो प्रश्न है वो लेना चाहूंगा।
जी जी। एक प्रश्न आया है कि विच इज द ओल्डेस्ट करंटली अवेलेबल जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड वेयर इट इज। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ जैन पांडुलिपियां ना, ओल्डेस्ट पांडुलिपियां तो यहाँ हैं आपके जो जैसलमेर का भंडार है। जैसलमेर के भंडार में जो है प्राचीन पांडुलिपियां सबसे ज्यादा है। उसके अलावा पाटन के भंडार में जो है प्राचीन पांडुलिपियां हैं। इसमें जो है भगवती भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में तो प्रारंभ में ही जो है नमो बम्बिये लिविये कह करके उसका मंगलाचरण ही जो है ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके किया गया है। और कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के तो बड़े अच्छे अच्छे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ, मतलब एक एक ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसके एक एक पेज की करोड़ों रुपया कीमत है। आज अगर उसकी आप वैल्यू आंकने जाएं, खैर वो उनको वैल्यू लगाना बड़ा लगा ही नहीं सकते, फिर भी आप जाए तो एक एक पेज जो है करोड़ रुपए से कम की वैल्यू का नहीं। ऐसे सचित्र जो है, मैंने उसका भी फोटो तो रखे थे लेकिन अब समय के अभाव के कारण मैं बता नहीं पाया हूँ आप लोगों को। और तो आप जो है दो भंडारों को विशेष रूप से इसके लिए जो है देखिए। एक जैसलमेर का जो भंडार है, देखिए इसमें भी एक जो है हुआ क्या था, 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र के समय में वहां जैसे ये पाटन में एक बड़ा भंडार था और उस भंडार को जो है क्योंकि नालंदा में उधर जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, तो उसी प्रकार से पाटन के भंडारों को भी जो है नष्ट होने की जो है सूचना मिली थी कि इनको भी जो है आज आक्रमण करके जो है नष्ट कर दिया जाएगा। तो रातों रात उस भंडार को वहां से शिफ्ट किया गया था। आदि पांडुलिपियां जो है वो वहां जो शायद अनुमान लगाया जा रहा है हजारों लाखों पांडुलिपियां थी कि शायद उसका आधा हिस्सा जो है उसको दो भागों में बांटा गया था। आधा हिस्सा वो जो जैसलमेर के उसमें है किले में, शायद वो वही है, और आधा हिस्सा अभी तक गायब है, मिला नहीं। वो अब जब मिलेगा तब और भी कुछ जो है रहस्य खुलेंगे। जी, जी, और तो कोई प्रश्न? इसी के बहुत सारे प्रश्न हैं एक्चुअली, बट इसी के संदर्भ में एक प्रश्न आया है कि क्या हम जैसलमेर और पाटन के जो ज्ञान भंडार है वो विजिट करते हैं तो वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने देते हैं? हाँ हाँ, अभी जब से नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट आया है तब से भारत में पांडुलिपियों के प्रति बड़ी सजगता आई है। लोगों में पहले नहीं दिखाते थे और जो है कॉपी नहीं देते थे। अभी लेकिन लोगों में जागरूकता आई है, लोग उसकी जेरोक्स कॉपी भी देते हैं, उसकी डिजिटल कॉपी भी देते हैं और आपको विजिट करने के लिए भी देते हैं, क्योंकि अब उनको बताया जा रहा है कि यहाँ रखा रखा सड़ जाएगा और अगर कोई देखेगा नहीं, आपके पास कुछ भी हीरा है उसको आप दिखाएंगे नहीं तो वो जो है क्या, उसकी क्या वैल्यू है। अभी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और कोवा भंडार तो ऐसा है कि आप वहां से, आपको कोई मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ कि मैं एक स्कॉलर हूं, मुझे इस काम से चाहिए, आपको बिना देखे आपके मेल पे भेज दिया जाएगा उसको। जी, आप जी विजिट कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं जय कृष्णा कुमार जी को अनम्यूट करने के लिए कहूंगा। जय कृष्णा कुमार जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी गुरुजी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। ब्राह्मी लिपि के आधुनिक प्रणेता किसे कहा जाएगा गुरुजी? नहीं, ब्राह्मी लिपि के आधुनिक प्रणेता तो जो है नहीं कह सकते, लेकिन ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ा सर जॉन प्रिंसेप ने, ये अभी आधुनिक काल में मतलब 18वीं शताब्दी में सर जॉन प्रिंसेप ने उनको पढ़ा ब्राह्मी लिपि को। अब और उससे पहले इसको बनाया किसने, ये तो देखिए इसके नामकरण पर जो जाता है कि भाई जो है भगवान ऋषभ देव जी ने जो है जैन परंपरा जो कहती है कि वहां से, और जो वैदिक परंपरा है वो जो है ब्रह्मा जी से पढ़ने का काम करते थे, इसलिए ब्राह्मी नाम पड़ गया। लेकिन जो है इसका सटीक उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। जी नहीं, पिछली बार जो है नेट यूजीसी नेट में इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से ब्राह्मी लिपि का आधुनिक प्रणेता किसे कहा जा सकता है? वैसे तो वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लिया। तो क्या क्या ऑप्शन थे? फर्स्ट में था ये ब्रह्मा, उसके बाद कोई लाल करके था और जॉन्स प्रिंसेप भी थे इसमें ऑप्शन में। कब हुआ था ये एग्जाम आपका? 14 को हुआ था, 14 तारीख को। अभी अभी जी जी जी, अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को हुआ था। 14
अक्टूबर को। अच्छा, तो इस ब्राह्मी लिपि के आधुनिक प्रणेता। जी, अच्छा, तो जॉन्स थोड़ा प्रिंसेप को मैंने जॉन्स प्रिंसेप को मैंने मारा था। नहीं, प्रणेता की जगह उनको वर्तमान में आधुनिक बादशाह की या कुछ ऐसा शब्द होता तो ज्यादा अच्छा। पठनकर्ता हाँ पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, वो अब होता वैसे तो अच्छा होता। आदि प्रवर्तक या आदि जो है प्रणेता तो ब्रह्मा को ही। आदिकाल तो फिर जो है वहां चला जाएगा, जो फिर वो फिर क्या है, वो भी क्वेश्चन पूछना थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला हो जाता है, और इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए जिन्होंने भी एग्जामिनर ने पूछा। नहीं, पर मुझे कोई बात एग्जाम नहीं, आया और था जो है इसका अगर क्वेश्चन था। आदि शब्द है तो जो है आपने जो है आदिनाथ भगवान को अगर टिक करेंगे तो चलेगा, और मॉडर्न आए तो सर्जन प्रिंसिप को टिक करेंगे तो चलेगा। जी, धन्यवाद। चलेगा, मतलब मैं ये नहीं जी कहूंगा कि जो है जी 100%, लेकिन जी ऐसा आंसर होना चाहिए। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आसिफ जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। आपकी डिस्कशन जो थी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, और मैं क्योंकि स्टूडेंट ही कह लें आर्कियोलॉजी का या कंपैरेटिव रिलीजन्स का या स्क्रिप्ट्स का हूँ, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, अगर तो वक्त हुआ तो प्लीज दोनों का जवाब दीजिएगा, वरना पहला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आपने सील्स के ऊपर जिन सिंबल्स का जिक्र किया, ठीक है, तो हम अभी ना एक कल्चर पे डिस्कशन होती है कि क्या वो कल्चर की कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूअस हो गया, रुक गया, और एक नई वैदिक पीरियड के अंदर बिल्कुल एक नया ट्रेडिशन आया, और हड़प्पन जो दौर था, कल्चर था, वो खत्म हो गया। लेकिन हमारे एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर रफीक मुगल, उनका ये मानना है कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसकंटिन्यू नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में वो आज भी जिंदा है, और वो कई एग्जांपल्स भी देते हैं। लेकिन खैर, इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम कुछ लिंक्स जो इंडस स्क्रिप्ट है उसका ब्राह्मी या बाद में जितनी भी लिपियां इस्तेमाल की गई इंडिया के अंदर, क्या उनसे किसी तरह का कुछ लिंक बना सकते हैं? क्या या ये बिल्कुल अलग ट्रेडिशन है, अलग परंपरा है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या देवनागरी या खरोष्टी वगैरह की है, और जो इंडस था वो बिल्कुल डिफरेंट है? जी, एक क्वेश्चन आपने ये है। जी जी प्लीज। जी, तो और देखिए दूसरा ये क्वेश्चन फिर, सॉरी। मैं इसका जी जवाब दे जी। लेता हूं आपको। ये देखिए, डिसकंटिन्यू तो नहीं हुई, संबंध तो है। जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि का हमारी अब आज की देवनागरी लिपि तक जो है संबंध आ रहा है, ब्राह्मी की आकृति जो है माता जी वहां उसमें विराजमान है, और देवनागरी में भी और नागरी में भी, जैन नागरी में, शारदा में भी, क्योंकि माता के गुण तो आएंगे। और लेकिन उसको उस दृष्टि से देखना है, ढूंढना है, वो वहां अवश्य मिलेगा। और हमारी जो प्राचीन जो है जो परंपराएं हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है लिंक वो है। वो भले ही जो है थोड़ा सा गर्त में चला गया है या अंधकार में है, लेकिन लिंक तो अवश्य है, वो जुड़े हुए हैं। और जो है अक्षरों को भी आप देखेंगे तो अक्षरों की आकृति काफी वो जो है ब्राह्मी से मेल खाती है। वो ब्राह्मी लिपि के अक्षर इसीलिए कुछ कई आचार्यों ने उनको ब्राह्मी का जो है प्राचीनतम स्वरूप कहा है, कि ये शायद इंडस वैली के जो अक्षर हैं वो ब्राह्मी के ही प्राचीनतम रूप है। ब्राह्मी का इतना हमें 3rd सेंचुरी में परिष्कृत स्वरूप मिल रहा है, तो एकदम कोई लिपि का इतना परिष्कृत स्वरूप मिलना तो बड़ा मुश्किल है। जब प्रारंभ तो अब आप देखते होंगे जो है डायरेक्ट तो ये फिएट कार नहीं आ गई, या डायरेक्ट तो ऑडी और ये नहीं आ गई, पहले जीप और ये जो है उसको फिर परिष्कृत जैसे जैसे समय संसाधनों के अनुसार उसको परिष्कृत किया गया। शायद ये ब्राह्मी का बड़ा ही परिष्कृत वर्जन है जो हमें अशोक के शिलालेखों में मिल रहा है। उसका प्राचीनतम स्वरूप अवश्य कुछ रहा होगा, और वो स्वरूप ही शायद उसका लिंक है। जी, और दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट चलता है या लेफ्ट टू राइट चलता है? अब खरोष्टी बज़ाहिर इंडिया का इंडिजिनस स्क्रिप्ट है, ये कहीं बाहर नहीं यूज हुआ, यहीं पे यूज हुआ है। हम्म इसकी साइड क्यों चेंज है बाकियों से? क्या ये कोई
जो मतलब कि इसकी ऑडियंस डिफरेंट थी कि यानी कि जो इसके रीडर्स जिनके लिए ये बनाया गया था, क्या वो मुख्तलिफ लोग थे, या क्यों इसकी साइड क्यों चेंज की गई? ये एक एक्सपेरिमेंट था, या ये कि जिस तरह 6th सेंचुरी बीसी में यहाँ पे हमें कुछ अरामाइक आरामी जुबान के कतबे भी मिलते हैं और वो भी अरेबिक की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, या ये उससे इंस्पायर्ड थी? क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था या क्या था? आप इस बारे में क्या हाँ समझते हैं कि क्या हाँ, क्यों है ऐसा? देखिए अशोक के जो है 2 ही शिलालेख जो हैं इसमें खरोष्टी में लिखे हुए मिले, मनसेरा का और जौगढ़ का शायद। ये 2 शिलालेख जो हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखे हुए मिले हैं। और अभी तक हकीकत ये है कि 100% उनको ठीक से पढ़ा नहीं गया है। 100% उनको अभी तक भी जो है क्या लिखा हुआ है वो अभी तक नहीं पता चला। तो एक तो थोड़ा-सा उसमें क्या कंटेंट है वो उसका जैसे ब्राह्मी के अन्य शिलालेखों को पढ़ा गया, उसी प्रकार से उसका भी यदि सही-सही पता चल जाए, तो थोड़ा-सा हम जो है कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या एक कारण रहा होगा। और कई बार हम भी इसमें विचार करते हैं कि हो सकता है कि भई अरबी पर्शियन का जो परंपरा है वो फिर उसी से खरोष्टी से जो है आई हो। क्योंकि खरोष्टी का जो हमारे यहाँ अर्थ नाम गठन जो कर रहे हैं, खर और ओष्ठ से कर रहे हैं, कि इसके अक्षरों की आकृति खर के ओष्ठ के जैसी है और इसलिए उसका नाम खरोष्टी रख दिया गया। वो हकीकत में कौन सी लिपि है ये भी कहना जो है थोड़ा-सा यही होगा कि खरोष्टी यही है जो 2 शिलालेख मिले या कोई और है। क्या तो अब वो क्या कारण या किस परंपरा का है वो रिसर्च का है। अब इसमें 100% बता पाना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। प्रश्न काफी आए हैं बट हमारी समय मर्यादा भी है, तो हम एक आध प्रश्न ले लेते हैं और बाकी अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर प्रश्न भेज सकते हैं। हम प्रोफेसर साहब को पास ऑन करेंगे और आपको जवाब उसका प्राप्त हो अवश्य। ऐसा करेंगे। सो जी। चैट बॉक्स में आपको जैन फाउंडेशन का नंबर आ जाएगा, सो आप वहां मैसेज कर सकते हैं। मनोज जी तनवर, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। नमस्कार और नमस्कार। हाँ नील जी, आपका बहुत बहुत आभार जी। एक्चुअल में क्या सर, मैं भी स्कॉलर हूँ, पीएचडी स्कॉलर, और इस बार मैं भी पांडुलिपि का संपादन करने के बारे में सोच रहा हूँ सर। मुझे इंटरेस्टिंग विषय लगा, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि अभी तक मुझे कोई ऐसा जो संपादन किया हुआ कोई भी थीसिस मुझे मिली नहीं है, और न ही इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी देने वाले मिले हैं अभी तक। तो आज आपकी जो कक्षा है उसको अटेंड करके मैं धन्य हो गया, और वास्तव में बहुत सारी बातें जो मैं 2-3 पुस्तकें अपने पास रख रखी है मैंने, उनमें जितना कुछ नहीं मैंने प्राप्त किया उतना आपने यानी एक अपने इस व्याख्यान में बता दिया। तो मुझे लगा कि मेरी जो राह है वो कुछ आसान हो गई है। तो इस विषय में गुरुजी मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। जी देखिए संपादन के लिए तो जो है आप क्या कोई ग्रंथ सेलेक्ट किया है? किस ग्रंथ पे आप काम कर रहे हैं? कोई मैन्युस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है? जी नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं किया सर, इसी दिशा में प्रयासरत हूँ। लेकिन ये आपका जो है जो विचार है वो बहुत अच्छा है। और हम भी जो है हमारे वर्कशॉप में हम हमारे विद्यार्थियों को इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जो है मैन्युस्क्रिप्ट पर अधिक से अधिक रिसर्च करें। तो आप जो है एक अच्छे से ग्रंथ का सिलेक्शन कीजिए और एक बार हो सके तो वो जो आचार्य कैलाश सागर सूरी ज्ञान भंडार जो कोबा है गांधीनगर गुजरात में, वहां का जी। विजिट कर लीजिए। आपको वहां से कुछ ग्रंथ भी मिल जाएगा कोई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काम करने के लिए। और कई पुस्तकें हैं, आप उन पुस्तकों को भी देख सकते हैं और हम लोगों के साथ जुड़ करके भी आप जो है जहाँ कहीं कोई समस्या हो तो आप जो है हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। जी सर, मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन आप दो तीन पुस्तक हैं। भारतीय पुरालिपि मंजूषा एक पुस्तक है, उसको देखिए। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की जो है प्राचीन लिपि माला है उसको देखिए। और एक जो है एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसको भी जरा देख लीजिए, कर्नल टॉड का है। और जो है एक गुजराती में है, अच्छा, मुनि श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, जैन श्रमण संस्कृति यानी लेखन कला। गुजराती में है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है पर अभी छपा नहीं है, मैंने ही किया था।
तो इनको आप देख सकते हैं। भारतीय पुरालिपि मंजूषा भी आपको सहयोग करेगी, आप वहां से कोबा से खरीद सकते हैं, मेरी ही पुस्तक है। जी आचार्य जी। जी जी। तो प्रोफेसर साहब, एक लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ, थोड़ा टाइम हो चुका है बट काफी दर्शकों की जिज्ञासा है, तो जितना समाधान हो सके उतना हम करने की कोशिश करेंगे। आरपी जैन जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र टू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। उत्तम सिंह जी, आपने शास्त्र भंडारों का जिक्र किया, लेकिन मैं दो प्रसंग आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मूडबद्री कर्नाटक का शास्त्र भंडार, जहाँ का सबसे फेमस कलेक्शन है धवला और महाधवला ग्रंथों का, जी जी जिसका कन्नड़ में भी प्रकाशन किया गया, आधुनिक प्रकाशन किया जी गया है। जी जी और सबसे खास बात है कि प्राचीन तमिल का ग्रंथ तिरुवल्लुवर रचित, जी जी जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं, जैन क्लेम करते हैं, हिंदूज क्लेम करते हैं और इवन क्रिश्चियंस क्लेम करते हैं। जी जी उसकी बल्कि मूर्ति भी बनाई गई है कन्याकुमारी के पास समुद्र में। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पहली सेंचुरी बीसी एडी का या पहली सेंचुरी बीसी का तिरुवल्लुवर का तमिल ग्रंथ, जी जी तो वो उल्लेखनीय है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि श्वेतांबर जैन साहित्य का नीमू चंदारिया साहब इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी लंदन और उनके सहयोगी द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम की कैटलॉगिंग हो चुकी है, उसका प्रकाशन हो चुका है, उसका मतलब रिलीज भी विज्ञान भवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से हुई थी जी और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। जी तो मैंने इसलिए ये बात बताई। और आपको सबको मुझे लग के बड़ा इंटरेस्ट आता है कि नेशनल मिशन ऑफ मैनuscripts के सृजनकर्ताओं में मैं एक हूँ। और वो मेरी दोस्ती थी, व्यक्तिगत दोस्ती थी। हमारे उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जी उनको मैंने प्राचीन 2003 तमिल में जी तांजवुर से लाया हुआ एक ग्रंथ दिखाया था, हड़ताल जी पत्र का, जी और जी उनको समझाया था कि इस प्रकार के ग्रंथ अनेक भाषाओं में, अनेक धर्मों में, अनेक विषयों पे हो सकते हैं। और जी उन्होंने वचन दिया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो पहले 13 दिन के प्रधानमंत्री पद में नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे काल में आए तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी नेशनल मिशन फॉर बिल्कुल मैनuscripts। 2003 में स्थापना हो गई। और सुधा जी उसकी पहली डायरेक्टर बनी। जी तो जी मुझे कहा गया कि आप आइए चार्ज लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी पहुंच गए पहले दिन, उनको चार्ज दे दिया गया। वो जी एक जी भाग्य की बात है। जी लेकिन मेरा मन से नेशनल मिशन फॉर मैनuscripts के लिए भावना रही है, और इतिहास में नाम हो या ना हो, लेकिन मेरे अंतःकरण में वो चीज विद्यमान रहेगी सदैव कि मैंने इस विधा का नेशनल आगे। मिशन फॉर मैनuscript की स्थापना से और जो है सर्वे से जो है एक बहुत बड़ी ही जागरूकता लोगों में आई है। और सही में अभी लोग जो है पांडुलिपि जो पहले नहीं दिखाते थे, अभी लोग दिखाते हैं। उन ग्रंथों का जो है संपादन करने के लिए जेरोक्स भी देते हैं। और मिशन के ये तो जो है वर्कशॉप के माध्यम से ये, और इन प्राचीन लिपियों का भी जो है संरक्षण संपादन ये हुआ है। मैं उन्हीं वर्कशॉप से निकला हुआ छात्र हूँ। आपके आशीर्वाद से जो है मैं भी नेशनल मिशन फॉर मैनuscript के वर्कशॉप से ही जो है ये लिपियां, प्राचीन लिपियां और ये पांडुलिपियां सीखा। थोड़ा 2000 बीएल इंस्टीट्यूट में 2001 में जो है तो कुछ थोड़ा सीखा था। उसके बाद फिर जो है ये एनएमएम ने जब से ये कार्यक्रम शुरू किया, संयोग से मुझे जो है वहाँ जुड़ने का अवसर मिला और जो है चीजों को जानने का अवसर मिला। सही में अभी तो बहुत सारे मैं भंडारों की मैं जिक्र नहीं कर पाया हूँ। इंदौर का भंडार है और आपके जो श्रवण बेलगोला के भंडार हैं, और दक्षिण भारत के तो वो जो है बड़े ही समृद्ध भंडार हैं। बहुत धन्यवाद, आपने काफी जानकारियां दी। जी धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आज की इस टॉक सेशन के लिए। बहुत ही सुंदर ये टॉक सेशन रहा। अभी भी कुछ दर्शकों की जिज्ञासा है, पर मैं प्रश्न आप तक पहुंचा दूंगा। और थैंक यू सो मच आरपी जैन जी फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी दर्शकों की ओर से, आज के हमारे वक्ता श्री उत्तम जी सिंह का। और पुनः हमारी जैन टॉक्स में, जैन शाला में भेंट हो। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है
प्रचार प्रसार का, लिपियों के, मैन्युस्क्रिप्ट्स के और संरक्षण और संवर्धन का, तो उसमें जैन फाउंडेशन और जैन शाला भी कुछ योगदान दे सके, ऐसी आपसे विनती। और इसी जी के साथ अवश्य हम लोग मिलकर के काम करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा होगा। जी जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज की इस सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर साहब। जय